all of you, बच्चों और उनके अभिभावकों, आज इस लाइव पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। इस प्रयागराज की पावन धरती से मैं देवेंद्र शुक्ला आप लोगों को क्लास 11th की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मैं इस उम्मीद से यहाँ पर आया हूँ, इस लाइव पाठशाला में आप सभी अभिभावकों एवं उनके बच्चों जुड़कर अपनी शिक्षा व्यवस्था कम खर्च में अधिकाधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो क्लास 11 की मैथमेटिक्स के बारे में आज चर्चा करेंगे हम लोग। इसके पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, हर विद्यार्थी का नारा होगा लाइव पाठशाला हमारा होगा। इसी के साथ शुरुआत करते हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स। आइए हम लोग इसके पहले हम लोग इसमें पाठ्यक्रम के बारे में जान लेते हैं कि हमारा क्लास 11 में पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम की रूपरेखाएं क्या है। तो इसके बाद जो है पाठ्यक्रम जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारे मन में विचार कभी कभी आता है कि बच्चे जो है क्लास 11 में जब आते हैं, क्लास 10 में पास आउट होकर जब 11 में प्रवेश लेते हैं, तो उनमें बहुत से ख्याल आते हैं कि हम 11th में मैथमेटिक्स ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। ऐसे उनके मन में विचार आते हैं, हम मैथमेटिक्स ले लेते हैं, उसको सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या हमें बहुत कठिन लगेगी, हम कहीं फेल ना हो जाएं। ऐसी विचारधाराएं उनके मन में आती हैं। स्वाभाविक सी बात है, बच्चा एक छोटी स्टेज से उठकर बड़ी स्टेज पे आता है, बड़े प्लेटफॉर्म पर आता है। हाई स्कूल तक तो बच्चा एक सामान्य स्तर से अध्ययन करता है, छोटे पाठ्यक्रम पे अध्ययन करता है, लेकिन जब इंटरमीडिएट में आता है तो उसका पाठ्यक्रम विशाल हो जाता है और वो निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है और गलत मार्ग पर कभी कभी चल देता है, और वो कभी कभी बायोलॉजी ले लेता है या आर्ट साइड चला जाता है या आर्ट के सब्जेक्ट चुन लेता है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप सभी के लिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो बच्चे इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स से डरते हो तो वो डरना छोड़ के लाइव पाठशाला ज्वाइन करें। यहाँ 0 से लेकर शिखर तक आपको मैथमेटिक्स सिखाई जाएगी। 0 से लेकर शिखर तक की मैथमेटिक्स आपको सिखाई जाएगी। अगर कोई बच्चा अभी तक मैथमेटिक्स में कमजोर रहा हो, डर रहा हो, तो वो डरना बंद कर दे और लाइव पाठशाला ज्वाइन करे। लाइव पाठशाला ज्वाइन करेगा तो उसे मैथमेटिक्स के एक एक बिंदु पर निचोड़ के साथ समझाया जाएगा, बताया जाएगा, और वो बच्चा निश्चित रूप से 1-2 महीने में मैथमेटिक्स उसको अच्छी लगने लगेगी। ये मेरा वादा है। तो इसी के साथ हम अब देखते हैं इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम की चर्चा करें तो पाठ्यक्रम के परिचय में एनसीईआरटी हमारा आधारभूत सिद्धांत हमारा रहा है, हमारे लाइव पाठशाला टीम का या हमारे लाइव पाठशाला परिवार का ये आधारभूत सिद्धांत या विचार रहा है कि हम लोग एनसीईआरटी बेस पर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत बनाएंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट जो होगा, सर्वप्रथम हम लोग एनसीईआरटी बेस पर ही इसको आगे लेकर चलेंगे। तो पहले हम एनसीईआरटी के सभी सिद्धांतों को फॉलो करते हुए लाइव पाठशाला में सब बच्चों को इसकी जानकारी दी जाएगी। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर पहले, उसके बाद जो है आपको एनसीईआरटी के सभी प्रश्न प्रश्नावली है, उसको उदाहरण का प्रश्न आपको इस लाइव पाठशाला के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं देवेंद्र शुक्ला आपको एनसीईआरटी के सभी प्रश्नावली के एक क्वेश्चन लगवाए जाएंगे और सारे एग्जाम्पल आपको बताए जाएंगे। हो सकता है कि एग्जाम्पल बुक में अन्य तरीके से प्रस्तुत किया गया हो, तो आपको उसे सरल तरीके से आपको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। एग्जाम्पल एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल आपको बताए जाएंगे। राज्य स्तरीय किताबें, महत्वपूर्ण प्रश्न, राज्य स्तरीय किताबें। देखिए, हमारा उद्देश्य है यूपी बोर्ड की सारे विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करना। तो यूपी बोर्ड हमारा मूलभूत उद्देश्य है। यूपी बोर्ड में जो विद्यार्थी क्लास 11th में मैथमेटिक्स विषय को चुनेंगे,
मैथ विषय को लेंगे उनके लिए यह प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा और बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और साथ ही साथ एमपी, बिहार, झारखंड आदि प्रदेशों के लिए भी ये प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अध्ययन आपको कराया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके जो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके होम एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल होंगी, उन क्वेश्चन पे विशेष फोकस किया जाएगा। और वो क्वेश्चन आपके टेस्ट बेसिस हो या एमसीक्यू टाइप के हो या सब्जेक्टिव टाइप के हो, उन सारे प्रश्नों पर आपको विशेष जोर या बल दिया जाएगा। लाइव पाठशाला एक और आपको नई चीज लेके आया है। लाइव पाठशाला में टेस्ट पेपर सीरीज चैप्टर वाइज, जैसे आप लाइव पाठशाला ज्वाइन करते हैं तो एक चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर की सीरीज होगी, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी और वो आपको लाइव पाठशाला के माध्यम से दी जाएगी। अब इसका हम लोग पाठ्यक्रम देखते हैं। पाठ्यक्रम में पहला चैप्टर है समुच्चय। यहां से क्लास 11th की मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है। समुच्चय चैप्टर एक नया कॉन्सेप्ट लेके आता है। बच्चे इसके पहले एक समुच्चय के बारे में नहीं पढ़े होते हैं। नया टॉपिक है ये, जो क्लास 11th में आपको मिलता है। आज हम लोग समुच्चय के बारे में स्टार्ट करेंगे भी। आगे दूसरा चैप्टर आपका है संबंध एवं फलन। दोनों चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, जो आपको बताए जाएंगे। दोनों का आपस में संबंध है और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है। ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, आप लोग ने त्रिकोणमितीय फलन आप हाई स्कूल कक्षा 10 में पढ़े होंगे। ट्रिग्नोमेट्री उसी का ये व्यापक रूप होगा त्रिकोणमितीय फलन। क्रमिक संख्या एवं द्विघात समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको और द्विघात समीकरण के बारे में इस चैप्टर में जानकारी दी जाएगी। रैखिक असंख्या भी आपका अछूता हुआ चैप्टर है, जिससे आपको कभी आपने देखा नहीं है। ये चैप्टर आपको नया मिलेगा। कॉम्प्लेक्स समित संख्या आपको नई चीज मिलेगी। क्रमचय संचय आपको बड़ा अच्छा टॉपिक है, ये बहुत मजेदार टॉपिक है, ये भी आपको नया मिलेगा। विपरीत प्रमेय भी आपके लिए नई चीज है। अनुक्रम और श्रेणी क्लास 10th में आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। ये भी आपको उसी क्रम में आगे बढ़ के ब्रॉड में मिलेगा। स्ट्रेट लाइन भी आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, इसके बारे में परिचय दिया जाएगा। और शंकु का परिच्छेद आपका चैप्टर नंबर 10 है। उसके बाद त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय चैप्टर नंबर 11 है, जो भी आपको नया चीज है। सीमा और अवकलन, ये भी आपका नया टॉपिक है, जो आप लोग अभी तक क्लास 10 तक नहीं पढ़े हैं, लेकिन क्लास 11th में इसका आपको परिचय दिया जाएगा। सांख्यिकी, ये भी आपका 10th में आप लोग मीन, माध्य, माध्यिका ये सब पढ़े हैं, उसी का ये व्यापक रूप है। प्रायिकता, क्लास 10 में आपने प्रायिकता भी चैप्टर पढ़ा होगा और यहाँ पे थोड़ा सा उसका विस्तार किया जाएगा। ये आपके पूरे पाठ्यक्रम रहे। इन पाठ्यक्रम को यहाँ पे लाइव पाठशाला के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सारे सोल्यूशन, सारे एग्जाम्पलर और सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे दी जाएंगी। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो लाइव पाठशाला आपको प्रोवाइड कराएगी, उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। प्रत्येक प्रश्नावली के पूर्ण होने पर उपरांत टेस्ट का आयोजन। प्रश्नावली जैसे ही समाप्त होगी, उसी उपरांत उस प्रश्नावली से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को संग्रह बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और लाइव पाठशाला से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। इसका आयोजन किया जाएगा लाइव पाठशाला में। प्रश्नावली के संपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास यूट्यूब पर। प्रश्नावली के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन, आगे आप वनडे एग्जामिनेशन में या IIT JEE मेंस में के लेवल के क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी बनाकर उसकी प्रैक्टिस लाइव पाठशाला के माध्यम से आपको दी जाएगी। विद्यार्थियों के समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक शनिवार
में प्रश्नों का समाधान। प्रत्येक शनिवार और रविवार दोनों दिन आपके लिए समाधान क्लास चलेगी। जो एक हफ्ता आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी, उसका जो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा या जो आपको समस्याएं होंगी, वो आपको हर शनिवार और रविवार को आपको लाइव पाठशाला के माध्यम से आपको तक पहुंचाई जाएगी। टेस्ट के बाद विद्यार्थियों के प्रदर्शन, टेस्ट के बाद विद्यार्थियों के प्रदर्शन, उनके माता पिता के उनका फीडबैक। लाइव पाठशाला में का ये उद्देश्य है कि आपकी गुणवत्ता, आपका पढ़ने की स्टाइल, आपके पढ़ने का तरीका और आपकी कमियां, आपकी अच्छाइयां आपके माता पिता को सूचित करना लाइव पाठशाला का ये परम उद्देश्य होगा, जो इसको लाइव पाठशाला पूरा करेगा। टेस्ट पेपर में टॉप 10 आने वाले विद्यार्थियों को जो हमारा टेस्ट होगा, उसमें जो टॉप 10 विद्यार्थी होंगे उनका नाम फोटो के साथ उनके फीडबैक यूट्यूब चैनल पर चलाया जाएगा और उसको पूरे यूपी में या पूरे भारत में दिखाया जाएगा। सत्र के पूरे होने पर टेस्ट पेपर में टॉप 10 विद्यार्थियों के लिए सत्र के कोई विषय छूट। जो विद्यार्थी क्लास 11th में अपने होम एग्जाम में टॉप विद्यालय टॉप करते हैं, अपने विद्यालय में या अपने जिले में टॉप करेंगे या अपने स्कूल में टॉप करेंगे, जिनका परसेंटेज 95 या जो हम डिसाइड करेंगे हमारी टीम उसके ऊपर रहेगा, जिस सब्जेक्ट में 95, 96, 97 नंबर रहेंगे, उस सब्जेक्ट में उन विद्यार्थियों को एक विशेष नेक्स्ट ईयर के लिए विशेष छूट दी जाएगी। उनके कोर्स में 90% की छूट या 100% की छूट या जो हमारी टीम डिसाइड करेगी वो छूट आपको नेक्स्ट ईयर प्रोवाइड कराई जाएगी। ये सारे बिंदु लाइव पाठशाला के वादा है, ये आप तक पहुंचाया जाएगा, आपको बताया जाएगा और आपको दिखाया जाएगा। आप लाइव पाठशाला से जुड़ेंगे तो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेंगी। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आपका पहला चैप्टर है, तो आज हम लोग क्लास 11th के पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे। ये आपका समुच्चय है। समुच्चय आपका ये पहला चैप्टर है क्लास 11th का, इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। समुच्चय एक ये नया वर्ड आपके लिए, आप सुने होंगे इसको अभी तक शायद ना ही सुने हो। तो समुच्चय एक ऐसा शब्द है, इस पे अगर विचार किया जाए तो हम लोग इसको आज देखते हैं। अगर हम लोग क्या करें, परिभाषा इसकी है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। अगर कोई वस्तु है या कोई संख्या है या कोई भी चीज है, अगर उनका सुपरिभाषित हम लोग क्या करें, संग्रह कर ले, तो क्या कहलाएगा, हमारा समुच्चय कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप बाजार गए, बाजार जाने के बाद आपने झोले में ढेर सारी चीजें ले आए। आपके घर वालों ने कहा बेटा जाओ बाजार से ये सामान लेके आओ। आप झोले में सब सामान ले आके डलिया में निकाल के रखे। तो हमने सब्जी लेने मान लो गए, तो आप ले आए, लौकी लेके आए, मूली लेके आए, गोभी लेके आए, अंगूर लेके आए, सेब लेकर आए, और जलेबी लेकर आए, समोसा लेकर आए। आप बाजार से ये सारी चीजें लेकर आए। तो बाजार से सारी चीजें लेकर आए, तो अब आप घर में लाके इसको डलिया में एक साथ सब रख दिए। तो डलिया में रखने के बाद आपके माता जी ने कहा आपसे या आपके घर वालों ने कहा कि बेटा मूली सब्जियों को एक दूसरी डलिया में रख दो और मिठाइयों को अलग रख दो और फल को अलग रख दो। तो आपने क्या किया, 3 छोटी छोटी डलिया लिया और उसमें तीनों में आपने क्या किया, एक में
मिठाइयों को रखा, जैसे आपने जलेबी या जलेबी ये रखा है यहाँ पे, एक डलिया हो लिया, यहाँ पे क्या रखा आपने, समोसा रखा, इसमें आपने क्या रखा, फल रखा, फल में क्या क्या आपका आ जाएगा, अंगूर आ गया, सेब आ गया, सब्जी में आपने क्या रखा, लौकी रखा, मूली रखा, गोभी रखा। तो हमने क्या किया, सबको अलग अलग रख दिया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि यहाँ पे हमने इकट्ठा सामान को सबको अलग अलग डिब्बों में या अलग अलग पैकेट में या अलग अलग समुदाय में अलग अलग स्थानों पर रखा। जब हमने अलग अलग रखा तो वहां से हम देखेंगे कि ये जो हमने रखा ये क्या है, सब्जी का समूह हो गया। ये क्या हो गया, सब्जी। ये क्या हो गया आपका, फल। ये क्या हो गया आपका, नमकीन आइटम। ये क्या हो गई आपकी, मिठाई। तो जो ये फल, सब्जी, मिठाई है, ये सुपरिभाषित हो गया। क्या हो गया, ये सुपरिभाषित है, यानी ये मिठाई है, ये सब्जी है, ये फल है। तो हमने परिभाषा में आपको बताया था कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अगर हम सारी चीजें इकट्ठा करें, इकट्ठा करना हमारा क्या कहलाएगा, संग्रह कहलाएगा। और सुपरिभाषित जो वर्ड आया है, सुपरिभाषित का मतलब हुआ कि वो वस्तु कैसी है, उसका गुण क्या है, वो किस लिए जानी जाती है, वो किस नाम से पहचानी जाती है, ये हुआ उसका सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब हुआ वो वस्तु का गुण, उस वस्तु की क्वालिटी, उस वस्तु को कैसे हम लोग जानते हैं। तो सुपरिभाषित सब्जी वर्ड क्या हुआ, सुपरिभाषित हुआ। फल वर्ड क्या हुआ आपका, सुपरिभाषित हुआ। और नमकीन वर्ड क्या हुआ आपका, सुपरिभाषित हुआ। मिठाई क्या हुआ, ये सुपरिभाषित हुआ। तो जब मिठाई की बात करते हैं तो मिठाई में जलेबी, लड्डू, बर्फी, ये सब क्या होते हैं, मिठाई में आ जाते हैं। नमकीन की बात करते हैं, समोसा, ढोकला इत्यादि सब क्या होते हैं, मिठाई में आ जाते हैं। अगर हम फल की बात करते हैं, अंगूर, सेब, अनानास, खरबूजा, ये सब क्या आते हैं, फल में आ जाते हैं। सब्जी बात करते हैं तो लौकी, मूली, गोभी, टमाटर, ये सब क्या आते हैं, सब्जी में आते हैं। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऐसी वस्तु हो जो सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड हो, उसका अगर हम संग्रह बना लिया जाए उसे क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। जैसे हम लोग अगर, जो हमें यहाँ मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, हमें यहाँ पे संख्याओं के बारे में पढ़ना है। हमें क्या करना है, संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग जैसे मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब संख्याएं आपको दी गई हैं। तो इन संख्याओं में हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में हम लोग क्या करें, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय बना लें। प्रकृत संख्याएं, तो प्रकृत संख्याएं क्या हो गई, ये सुपरिभाषित शब्द हो गया। क्या हो गया, ये सुपरिभाषित हो गया। अब इसके अंदर जो जो नंबर्स आएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, इसके जैसे हमारा मान लीजिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, ये सब हमारे क्या हो गए, इसके अवयव हो गए। जैसे वहां पे फल हम लिए थे, फल में अंगूर, केला, सेब, तो फल जो था हमारा सुपरिभाषित था। और जो हमारा ये दिया गया है, जो उसके फल में आपका जो था अंगूर, केला, सेब था, वो हमारे उसके अवयव थे। सुपरिभाषित फल हुआ और उसके अवयव अंगूर, केला, सेब हुआ। तो वैसे प्रकृत संख्याएं जो होंगी वो हमारा सुपरिभाषित होगा, और जो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब इसके क्या होंगे, अवयव होंगे। जैसे हम ले ले सम संख्याएं, क्या ले ले, सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या हो गया आपका, सुपरिभाषित हो गया, और इसके अवयव जो हो जाएंगे 2 4 6 8 10, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके अवयव। विषम संख्याएं,
विषम संख्याएं जो है ये हमारा क्या आ गया आपका सुपरिभाषित शब्द आ गया। ये क्या हो गया सुपरिभाषित। इसके क्या क्या अवयव होंगे 1 3 5 7 9 ये सब क्या है इसके वर्ड। तो हमें इस चैप्टर में आपको मैंने दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के बारे में एग्जाम्पल देकर समझाया। उसका कॉन्सेप्ट लेते हुए इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में आपको संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो इन संख्याओं का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, परिचय दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। इस समुच्चय में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान रखते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं को क्या करते हैं ध्यान रखते हैं। पहला क्या है समुच्चय के लिए वस्तु अवयव एवं सदस्य पर्यायवाची शब्द है। अगर हम वस्तु ले लें, वस्तु की बात करें, अवयव की बात करें या सदस्य की बात करें, तो जैसे वहां पे अंगूर फल, अंगूर था, केला था, सेब था, वो सब समुच्चय क्या होंगे अवयव होंगे। जैसे हम लोग फल लिए थे, फल एक क्या हो गया समुच्चय हो गया। फल क्या हो गया समुच्चय। और इसमें जो है आपके जो ये हो गए आपके क्या नाम है अंगूर, केला, सेब, ये सब क्या कहलाएंगे इसके वस्तु कहलाएंगी या अवयव कहलाएंगी या सदस्य कहलाएंगी। ये तीनों क्या है इस समुच्चय के क्या है सदस्य है या अवयव है। क्या कॉन्सेप्ट है इसका कि फलों का समुच्चय में अंगूर, केला, सेब इसके क्या है अवयव है। जैसे हम लोग करें विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या में यह हो गया समुच्चय। यहाँ पे क्या बन जाएगा समुच्चय। विषम संख्या का समुच्चय बनेगा और 1 3 5 7 ये सब क्या कहलाएंगे इसके अवयव कहलाएंगे। तो अवयव को वस्तु बोले या अवयव बोले या सदस्य बोले तो ये सब क्या होते हैं आपस में एक ही चीज, एक ही वर्ड होते हैं जो आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, समुच्चय को लिखने के लिए या समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी आदि से क्या करते हैं निरूपित करते हैं। समुच्चय को हमेशा क्या करेंगे हम लोग कैपिटल लेटर से क्या करेंगे निरूपित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे या व्यक्त करेंगे या दिखाएंगे। और उनके अवयवों को यदि आपको तथा उनके अवयवों को स्मॉल लेटर छोटे अक्षरों से क्या करते हैं व्यक्त करते हैं। जैसे कोई एक समुच्चय ए है, ए इसमें लिखा जाए एक समुच्चय ए है, ये ए जो हुआ समुच्चय हुआ तो इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से व्यक्त किए। अगर हम कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अब जो हमारा समुच्चय ए था वो क्या कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो जो स्वर होंगे हमारे कौन कौन से ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए, ई, आई, ओ, यू जो है वो क्या है इसके स्वर है। अरे ये इसके क्या है अवयव है। तो ये जो होगा आपका जो ए व्यक्त करेगा वो समुच्चय को व्यक्त करेगा और जो ये अवयव को व्यक्त करेगा वो ए, बी, ए, ई, आई, ओ, यू होंगे। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग जो है नेक्स्ट चलते हैं। अब ये समुच्चय ए का एक अवयव, इसके बाद थोड़ा देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे तो हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान समझेंगे। एक नंबर क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आता है, होम एग्जाम में इस टॉपिक से एक नंबर क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। क्या है इसमें यदि कह रहा है यदि ए समुच्चय ए का अवयव है, यदि कोई समुच्चय ए है और उसका स्मॉल ए क्या है अवयव। इसका एक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ए समुच्चय ए का अवयव है। अब यहां पे कह रहा है कि जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए कोई समुच्चय है उसका अवयव है, तो इसको आपको संकेतांक के रूप में लिखना होगा। संकेत देके आपको बताना होगा कि हम लोग इसको मैथमेटिक्स की भाषा में, ये तो बोलचाल की भाषा में बोला जा रहा है कि समुच्चय ए इसका एक अवयव है। अब इसको अगर मैथमेटिक्स की भाषा में अगर व्यक्त करना होगा, दर्शाना होगा, दिखाना होगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इसे हम लोग जो है बिलोंग्स टू, ये एक सिंबल होता है, इसको बोलते हैं बिलोंग टू। बिलोंग टू द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं? दिखाते हैं। बिलोंग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें क्या है, ए समुच्चय एक अवयव है, ए बिलोंग टू समुच्चय ए। इसका मतलब होता है कि स्मॉल ए समुच्चय कैपिटल ए का अवयव है। ये बिलोंग टू का सिंबल है। इस सिंबल का मतलब होता है कि ये अवयव इस समुच्चय में उपस्थित है। ठीक है। अगर मान लीजिए हम यही चीज को कहें कि दूसरा पॉइंट है, सिलेक्ट चले, बी समुच्चय बी का अवयव नहीं है। अगर हम चर्चा करते हैं कि अवयव नहीं है, जब नहीं होगा तो कुछ नहीं करेंगे, जो स्मॉल बी होगा वो डज नॉट बिलोंग टू, किसमें? सेट बी में। यानी जो अवयव आपका बी है वो समुच्चय बी में उपस्थित नहीं है। ये अगर इसको हल्का पीछा काट देते हैं तो इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। यानी इसका मतलब होता है अवयव बी समुच्चय बी में उपस्थित नहीं है, या कोई भी अवयव उस सेट में उपस्थित नहीं है। इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब है कि अवयव ए समुच्चय ए में उपस्थित है, और इसका मतलब होता है कि अवयव बी समुच्चय बी में उपस्थित नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा है। इसका ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर में कि क्या ये एक अवयव दे देगा, कहेगा इस सेट में है, उपस्थित है या नहीं उपस्थित है। अब बारी आती है समुच्चय के निरूपित करने की विधियां, या समुच्चय को हम लोग जब पढ़ेंगे या देखेंगे तो समुच्चय निरूपण की 2 विधियां होती हैं। उन दोनों विधियों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो समुच्चय निरूपण की जो विधियां हैं, पहली विधि आपकी क्या है? पहली विधि आपकी है रोस्टर या सारणीबद्ध। पहली विधि आपकी है रोस्टर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, रोस्टर या सारणीबद्ध। ये पहला है। दूसरा पे क्या दिया है? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, ये आपका दूसरा है समुच्चय। हम इन दोनों के बारे में अब चर्चा करें डिटेल में। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको इनके दोनों के बारे में, कैसे इसमें अवयव को दिखाया जाता है, कैसे इनको व्यक्त किया जाता है, ये चीज अब देखते हैं। पहला आपका रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में क्या करेंगे हम लोग? रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है। यानी जब किसी समुच्चय में ढेर सारे अवयव होते हैं तो उन अवयवों को अलग अलग दिखाने के लिए, अलग अलग व्यक्त करने के लिए उनके 2 अवयवों के बीच में अर्धविराम के रूप में क्या करते हैं? दिखाते हैं, लगाते हैं उनको, और उन सभी अवयवों को एक मझला कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। यह मझला कोष्ठक होता है आपका। इस कोष्ठक के भीतर क्या करते हैं? अवयवों को व्यक्त किया जाता है। यह मझला कोष्ठक है। इसका नियम होता है या इसको व्यक्त करने का तरीका होता है कि किसी भी समुच्चय को अगर रोस्टर रूप में लिखना है तो इस कोष्ठक के अंदर उनके अवयवों को लिखेंगे, और उनके अवयवों को लिखते हुए हर अवयव के लिखने से के बीच में
एक क्या करेंगे, अर्धविराम लगाएंगे। ये अर्धविराम है आपका, इस अर्धविराम का क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे हमको लिखना है ए, फिर बी, फिर अर्धविराम सी, ऐसे करके हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। देखिए इस रूप में, रोस्टर रूप में क्या करेंगे, इसको रोस्टर रूप भी बोलते हैं और इसको सारणीबद्ध रूप भी बोलते हैं। तो रोस्टर रूप में क्या करते हैं, सबसे पहले समुच्चय के अवयवों का कलेक्शन करते हैं। हमें पहले ये चीज पता होना चाहिए कि इस समुच्चय में अवयव कौन कौन से होंगे। हमें पता हो गया कि इस समुच्चय में अवयव ये होंगे। अब उन अवयवों को व्यक्त करने के लिए, उन अवयवों को दिखाने के लिए हम इस कोष्ठक का प्रयोग करेंगे और इस कोष्ठक का प्रयोग करने के बाद उनके अवयवों को लिखते हुए हर अवयव के बीच में अर्धविराम का चिन्ह लगाते हुए ऐसे इसको प्रदर्शित करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास है रोस्टर विधि का, रोस्टर रूप का एक एग्जाम्पल है। इसमें एक समुच्चय ए है जो कह रहा है कि प्रकृत संख्याएं संख्याओं का समुच्चय। तो अब ये तो हमारी बोलचाल की भाषा है। बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको हमको रोस्टर रूप में लिखना है। इसका दो तरीका है, एक रोस्टर रूप और एक क्या है, निर्माण रूप। रोस्टर को सारणीबद्ध रूप भी बोलते हैं और रोस्टर भी कहते हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले मझले ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। इस ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे और प्राकृतिक संख्या जो होती है वो एक से शुरुआत होती है। तो एक लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, दो लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, तीन लिखेंगे, फिर कामा लगा के चार, फिर कामा लगा के पाँच, फिर कामा लगा के छः। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, लिखते चलेंगे। क्योंकि हमें ये नहीं पता है प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक होती है, तो कामा लगा के हम लोग इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। लास्ट में जहां पे ये समुच्चय खत्म होगा वहां पे ये ब्रैकेट। अब बारी आती है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक समुच्चय बी है, इसका एग्जांपल है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला का सोचा, ये बोलचाल की भाषा हमारी है कि इसको रोस्टर विधि में, रोस्टर रूप में इसको हम लोग जब व्यक्त करेंगे, इसको लिखेंगे, एक मझला कोष्ठक लगाएंगे, ए ई आई ओ यू, ऐसे लगा के कोष्ठक क्या करेंगे। तो ऐसी विधि हमारी क्या कहलाती है, समुच्चय की रोस्टर विधि। समुच्चय की रोस्टर विधि या समुच्चय की सारणीबद्ध तरीका। तो ये एग्जाम्पल हुए, और अभी हम जब प्रश्नावली आपको कराएंगे तो इसके और भी एग्जाम्पल आपको हम लेके आपको दिखाते रहेंगे। अगला आते हैं हम लोग जो है, अगला आपका टॉपिक है समुच्चय निर्माण रूप। ये दूसरी विधि है इसकी, समुच्चय निर्माण रूप में। ये थोड़ा सा बच्चों को हल्का परेशान करती है, तो ये डिफिकल्ट है हल्का सा, क्योंकि वहां पे आप एलिमेंट पहचान के कामा लगा के लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे व्यक्त करने के लिए जो उसके समुच्चय में जो अवयव होंगे उसके गुणधर्म को पहचानेंगे कि ये जो अवयव है ये किस गुणधर्म का है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये कहाँ से जाना जाता है, इसके बारे में जानना पड़ेगा पहले, फिर उसके बारे में उसके गुणधर्म को व्यक्त करना पड़ेगा कोष्ठक के अंदर। आइए देखते हैं तरीका इसका क्या है। तो किसी समुच्चय के सभी अवयव को एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म, यानी जितने भी अवयव होंगे समुच्चय में उनका एक कॉमन गुण होगा। तभी क्या होगा, जैसे हमने बताया था फल, जैसे अंगूर, केला, सेब, ये सब क्या थे, फल थे। लड्डू, बर्फी, मिठाई, ये सब क्या थे, लड्डू, पेड़ा, ये सब क्या थे, आपकी मिठाई थी। और नमकीन,
समोसा है, ये सब क्या थे, ये सब क्वालिटी क्या हो गई, गुण की हो गई। तो यहाँ को डिफाइन कर चुके हैं पहले भी। तो सभी अवयवों का एक क्या होगा, समनिष्ठ गुण होगा, जो सभी अवयवों के बारे में क्या करेगा, आपको बताएगा। तो समुच्चय के बाहर किसी एक अवयव से मेल नहीं होता है, इसको ये के रूप में सभी अवयवों के एक समनिष्ठ गुणधर्म माला के स्वर अक्षर के गुणधर्म के कोई अन्य अक्षर नहीं होता है, भी से निरूपित करते हैं। इसमें ये इसका तरीका है। ये सारे पॉइंट आपको, ये इसका क्या है, तरीका है, कैसे क्या है वो आपको बताते हैं। इसको इसमें भी क्या करेंगे हम लोग कि जब हम लोग इसको व्यक्त करेंगे तो इसे भी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से ही व्यक्त करते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला कैपिटल लेटर से ही व्यक्त करते हैं और अवयव को लिखने के लिए मझले कोष्ठक का ही प्रयोग करते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, मझले कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब उनके अवयव के बारे में लिखेंगे, जब उनके अवयव को दर्शाएंगे, व्यक्त करेंगे, तब वहां पे हम लोग कौन सी विधि प्रयोग करेंगे वो देखते हैं। जैसे हमने वहां पे लिखा था, जैसे हम लोग समुच्चय भी लिए थे इसके पहले, ये आपका था रोस्टर विधि। क्या चाहिए, रोस्टर विधि। अब इसी को हम लोग अगर लिखना चाहें, इसी को, इसको लिखेंगे निर्माण विधि। निर्माण विधि में हम लोग क्या करेंगे, ये समुच्चय बी ले लिए, समुच्चय बी में एक मझला कोष्ठक लगाएंगे और एक ऐसा वर्ड लेंगे जो इसके सभी, एक ऐसा शब्द चयन करेंगे हम जो इनके सभी अक्षरों के बारे में क्या करेगा, बताएगा। तो हम लोग लिख देते हैं एक्स, यहां पे दो बिंदी लगाते हैं। अब इस बिंदी का मतलब होता है सच दैट का मतलब होता है कि जो ये एक्स लिया गया है ये इन सारे अक्षरों के गुण धर्म को व्यक्त करेगा। अब एक्स जो है इनके बारे में बताएगा कि ए ई आई ओ यू है क्या ये। तो यहां पे जो एक्स होगा बताएगा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये जो विधि होती है जो अवयवों के गुण धर्म को व्यक्त करती है समुच्चय के अंदर, वो हमारी क्या कहती है, निर्माण विधि। और जो अवयवों को दर्शाती है अर्धविराम का चिन्ह का प्रयोग करके सारे अवयव कोष्ठक के अंदर, मतलब कोष्ठक में व्यक्त किए जाते हैं, वो हमारी होती है रोस्टर विधि। तो हमने आपको बताया कि एक समुच्चय ये भी है एक्स सच दैट अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का स्वर है। तो ये हमारी क्या हो गई, आपकी समुच्चय निर्माण विधि हो गई। अगर इसी को हम लोग ऐसे लिख दें ए ई आई ओ यू, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये रोस्टर विधि। आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि रोस्टर विधि में आपको क्या करना है और समुच्चय निर्माण विधि में क्या करना है आपको। रोस्टर विधि में फिर से सुन लीजिए आप लोग, दोनों विधियों में अवयव समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से निरूपित करते हैं और मतलब कोष्ठक में लिखते हैं। अब रोस्टर विधि में अवयवों को कलेक्शन कर लेते हैं, अवयवों को इकट्ठा कर लेते हैं और मतलब कोष्ठक के अंदर प्रत्येक अवयव के बीच में अर्ध विराम चिन्ह लगाकर व्यक्त करते हैं। लेकिन जो समुच्चय निर्माण विधि होती है उसमें सारे अवयवों के गुण धर्म को पहचानते हैं और एक ऐसा वर्ड लेते हैं, कोई भी वर्ड, जैसे एक्स एक वर्ड हो गया, जो शब्द हो गया, जो सारे शब्द के बारे में क्या करेगा, बताएगा कि ये सारे शब्द कैसे हैं। तो जैसे ये एक्स, जो एक्स ये बता रहा है वो एक्स हमारा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय बता रहा है। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, एक ये दिया हुआ है 10 से कम प्रकृति संख्याएं। ये एक कोई क्या है आपका, ये आपका कोई एक समुच्चय है। अब इस समुच्चय को ये बोलचाल की भाषा में लिखा गया है
कि 10 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो ए जो समुच्चय है इसको अगर हम लिखना चाहेंगे किस विधि में, रोस्टर विधि में, जब रोस्टर विधि में लिखना चाहेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, हम इसको एक मतलब कोष्टक में लिखेंगे और इसमें 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1, फिर कामा लगाएंगे 2, फिर कामा लगाएंगे 3, फिर कामा लगाएंगे 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं लेंगे यहाँ पे, तो कह रहा 10 से कम, तो 10 से कम यानी 9 तक, ये ब्रैकेट क्या करेंगे, बंद कर देंगे। इस विधि का नाम है रोस्टर विधि। कौन सी विधि है ये, रोस्टर विधि। अब निर्माण विधि में क्या होगा, निर्माण विधि में इसको क्या करेंगे हम लोग, निर्माण विधि में किसी को एक ऐसा शब्द लेंगे जो इन सारे शब्दों के गुण धर्म को व्यक्त करेगा, उसके बारे में कोष्टक के अंदर लिखेंगे। एक महिला कोष्टक लेंगे, एक्स सच दैट, एक्स क्या बता रहा है, एक्स 10 से कम, 10 से कम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ब्रैकेट क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो एक ही समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां होती है। आपको क्लास 11th में या समुच्चय चैप्टर में इन 2 विधियों के बारे में गहन अध्ययन करना है। केवल यही 2 विधि आपको अगर आ गई तो पूरा चैप्टर इन्हीं 2 विधियों पर आधारित है। पहली विधि रोस्टर विधि, जिसमें अवयवों को कामा लगाकर बदले कोष्टक के अंदर लिखते हैं। दूसरी विधि निर्माण विधि, इसमें अवयवों को किसी एक अवयव को लेते हैं, कोई एक शब्द का प्रयोग करते हैं जो सारे अवयवों के गुण धर्म को व्यक्त करता है। तो इन दोनों तरीकों से हम लोग जो है समुच्चय को व्यक्त कर सकते हैं। तो फिर इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो समुच्चय की और भी पॉइंट होंगे आपके। समुच्चय के बारे में हमने बता दिया आपको, समुच्चय होता क्या है, समुच्चय को मैंने आपको वेल डिफाइन कर दिया। समुच्चय की निरूपण करने की जो विधियां थी वो विधियां मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बता दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समुच्चय के प्रकार। पहली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट केवल जितने हमने वीडियो में बताया है 1.1 की प्रश्नावली जितने वीडियो में बताए गए उसमें से लग जाएगी। तो इसमें आपको पहली एक्सरसाइज में आपको पहली नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगवाते हुए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे और उसमें आपको समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के निर्माण विधि और समुच्चय की जो रोस्टर विधि, इन दोनों का व्यापक विस्तार से आपके चर्चा करूंगा और उसमें क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। और समुच्चय के बारे में वीडियो स्टार्ट करने से, प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले वहां पे फिर मैं आपको एक बार रूबरू कराऊंगा समुच्चय के बारे में और प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करूंगा। फिर प्रश्नावली 1.2 में समुच्चय के प्रकार पर आधारित है कि समुच्चय के कौन कौन से प्रकार हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वहां पे आपको समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं उनके बारे में बताएंगे। फिर समुच्चय पे आधारित जो है उनके प्रकार पर आधारित क्वेश्चन लगाए जाएंगे, वो बताएंगे। फिर समुच्चय के मैथमेटिक्स में अनुप्रयोग बताया जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके अनुप्रयोग के बारे में फिर देखा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आज यहीं पर मैं देवेंद्र शुक्ला विराम करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको नई चीज मिलेगी। थैंक यू।